भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हाल फिलहाल में जो भारत ने बात कही थी कि हम मौसम का हाल बताएंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इससे पाकिस्तान में क्या खलबली हुई? जो टेररिज्म यानी कि आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है कश्मीर में, उसके क्या नतीजे निकले, इस पे एक छोटी सी बहस। इसके पहले कि मैं एक खास वीडियो पे जाऊं, आपको मौसम की कुछ खबर देना चाहूंगा। मेरे सामने मौसम है। मुजफ्फराबाद में आज सुबह तापमान था 27 डिग्री, मीरपुर 30 डिग्री और गिलगिट 16 डिग्री। लेकिन क्या आपको पता है क्वेटा बलूचिस्तान में तापमान था 25 डिग्री। आइए देखते हैं छोटा सा वीडियो, फिर बहस करते हैं शुरू। पीओके छोड़ पाकिस्तान, फिर पीटेगा हिंदुस्तान। पीओके हमारा है, तिरंगा फहराना है। कोरोना से पाकिस्तान की जान निकल रही है, लेकिन जरा गौर पीओके के मौसम पर डालिए, जो अब बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल क्या बताया, पाकिस्तान की नींद उड़ गई। इमरान को सपने में भी पीओके नजर आने लगा। आईएमडी के बुलेटिन में पीओके को शामिल करके पाकिस्तान को भारत ने बदली रणनीति के अहम संकेत दे दिए हैं। हिंदुस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पीओके हमारा है, यानी अब पाकिस्तान की अवैध जड़ें पीओके से जल्द ही उखड़ने वाली हैं। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भारत का ये कदम पाकिस्तान और दुनिया को डंके की चोट पर बताने के लिए है कि इस्लामाबाद ने जम्मू कश्मीर की 86,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीओके में पाकिस्तान का अत्याचार किसी से छिपा नहीं है, लिहाजा भारत के वेदर बुलेटिन में पहली बार पीओके को शामिल किए जाने से पाकिस्तान छिड़ गया है। लेकिन इमरान कुछ भी कर लें, अब पीओके से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय जाबाजों ने पीओके में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन ये बारी पाकिस्तान को खदेड़ने की है, पीओके में तिरंगा फहराने की है। अगर इमरान अब भी नहीं समझा तो एक तरफ पाकिस्तान को कोरोना मारेगा और दूसरी तरफ भारतीय सेना के शूरवीर, जिसकी पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वागत है आपका। बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे और अच्छा भी लग रहा है। भारत पाकिस्तान घमासान तकरीबन 1 महीने के बाद वापस आप सबके स्क्रीन पे। आइए तारुफ करवा देता हूं अपने गेस्ट के साथ, आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हैं भारत का पक्ष रखने के लिए वैभव सिंह। वैभव सिंह फाउंडर हैं डिफेंसिव ऑफेंस, यूट्यूब चैनल है बड़ा मशहूर उसके। मेरे साथ हैं सुशांत सरीन, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं। भारत का पक्ष रखने के लिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमारे साथ हैं इस वक्त आरजू काजमी साहिबा, स्वागत है आपका बहुत बहुत। कमर चीमा साहब और फखर यूसुफ जाई थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल सिर्फ आरजू काजमी हैं। मैं आरजू आपसे शुरू करता हूं। भारत ने जब मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगिट बाल्टिस्तान का बोला कि मौसम का हाल हम बताएंगे, तो आमतौर से पाकिस्तानियों का जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन था वो था कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मौसम का हाल आप कहीं का भी बता दीजिए, आप लंदन का बताइए, आप न्यूयॉर्क का बताइए, हमें क्या फर्क पड़ता हमारी सेहत पे। लेकिन जो पाकिस्तान की फौज थी वो ये संकेत समझ गई। पाकिस्तानी फौज को पता लग गया कि ये हिंदुस्तानी जो करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये मौसम का हाल, इससे क्या होगा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उनके कोर कमांडर इस चीज को समझ गए। इमरान खान समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात यकीनन कमर जावेद बाजवा साहब समझ गए। आरजू काजमी, आप कितना समझी?
सर देखिए, मौसम का हाल तो बीबीसी भी बताती है, सारी दुनिया का बताती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारत इस तरह की कोई बात करे और इस तरह से वेदर में जो है वो ऐड करे पाकिस्तान के इलाकों को, तो जाहिर है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान पब्लिक को पता है कि इंडिया की नीयत हमेशा से खराब रही है, शुरू से खराब रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि सुधरने वाले तो है नहीं कि किसी को खुद भी आराम से रहें, दूसरे को भी सुकून से रहने दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जाहिर है कि हम लोग जो है वो आपकी तरफ से, आप लोग कहते भी रहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, गलत किस्म की एलिगेशंस भी लगाते हैं। आपके एरिया में कुछ होता है तो आप जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको कह देते हैं कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट भेजे गए थे। तो एक इस तरह का एक नक्शा या जैसे कहना चाहिए एक इम्प्रेशन तो यही है कि जो इंडिया है उसकी नीयत हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर खराब रही है। तो जाहिर पाकिस्तानी फौज भी अलर्ट है कि आपकी तरफ से, क्योंकि आप लोग बलोचिस्तान में भी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई हुई है 2-3 दिन से यहाँ पे, जिसमें मेजर गौरव आप भी हैं और कमर चीमा साहब भी हैं, और आप उनको अपना मोबाइल दिखा रहे हैं कि जी मेरे पास नंबर्स हैं बलोचिस्तान में जो लोग हैं उनके। तो जाहिर है आपने हर तरह से आप लोगों ने प्रूव किया है, आप लोगों ने माना है कि पाकिस्तान में अगर कोई किस्म की प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ होती है तो उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जितनी भी आप लोग बात करते हैं, जितनी भी एलिगेशंस लगाते हैं, उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो सीधी वीडियोस आप लोग देते हैं। ठीक है आरजू काज़मी साहब, आपका वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आपने बोला कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है और ख़ास तौर से रिपब्लिक टीवी का मेजर गौरव आर्या ख़ास तौर से अपने फ़ोन के अंदर उन्होंने कमर चीमा को, आप लोग इतना बात को इतना दिल पे क्यों ले लेते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देखिए सेनेटर सरफराज बुख्ती हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ट्वीट करा कि ये मेजर गौरव आर्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो और ये हो गया। उसके बाद आपके यहाँ से हामिद मीर साहब, जो बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है हामिद मीर, और पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, हामिद मीर साहब ने ट्वीट करा। और फिर चौधरी फवाद हुसैन, जिनको मैं सीरियसली नहीं लेता, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करा इसी के ऊपर। खैर ये प्रोग्राम मेरे बारे में नहीं है, मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊँगा और उनसे राय मशवरा करते हैं, उनकी ज़रा सलाह लेते हैं, राय लेते हैं कि क्या हो रहा है। सर आरजू काज़मी का कहना है कि मौसम तो बीबीसी भी दिखाता है, ये कह रही है मौसम तो बीबीसी भी दिखाता है, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया भाई हिंदुस्तान ने। आप दिखाइए मौसम, शौक से दिखाइए, आप चाइना का दिखाइए, आप मंगोलिया का दिखाइए, अमेरिका का दिखाइए, हमें क्यों डरा रहे हैं मौसम दिखा के। मौसम आप दिखाइए। तो सर मौसम दिखाने से क्या बदला है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं जनरल जेडी बख्शी साहब। देखिए, मौसम दिखाने से वही बदला है जो पाकिस्तान में ओरियोग्राफिक एग्रेशन शुरू करी थी 1980s में। इसी प्रकार चाइना को भी खास महारत है। ये 1950s में उसने भी ओरियोग्राफिक एग्रेशन शुरू की थी कि नक्शे अपने जो थे वो बदल के दिखाने शुरू कर दिए। हमारा आक्साई चीन शामिल कर लिया, हमारा उस वक्त का नीपा और अरुणाचल प्रदेश शामिल कर लिया। और वो जब हमने पूछा तो बोले कि साहब ये तो महज नक्शे हैं, हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन वो आप जानते हैं उसका फिर अंजाम आगे क्या हुआ। इसी तरह जब पाकिस्तान ने भी यही चाल सीख ली और उन्होंने ये करना शुरू किया तो आप जानते हैं सियाचिन में उसके बाद क्या हुआ, वी हैड टू प्रीएम्प्ट। कहने की बात यह है कि देखिए अभी अपनी साहिबा बोल रही थी पाकिस्तान से, आरजू साहिबा, तो पाकिस्तान में एक प्रोजेक्शन मैकेनिज्म है, खुरापात करते वो है और फिर वो हिंदुस्तान पे प्रोजेक्ट करते हैं कि साहब सब जो फसाद की जड़ है वो हिंदुस्तान है। माफ कीजिए, सब फसाद की जड़ है पाकिस्तान का रिविजनिस्ट एटीट्यूड कि हम कश्मीर का नक्शा किसी भी हालत में बदल के रहेंगे। ये उनकी जिद है। 4 बार उन्होंने हमले किए हैं, कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक्स, चारों बार मुंह की खानी पड़ी। 71 में तो आधा देश चला गया, फिर भी वो बाज नहीं आए। अब वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर से ये लेना चाहते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में भी गौरव इनको काफी नुकसान उठा है। जैसे कि कल
सैयद सलाउद्दीन के जो जनाजे के ऊपर जो वो रो रहे थे, बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि काफी कॉस्ट इनको सहना पड़ा है। अब ये इंतिफादा की फिराक में है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की फिराक में है, ये समझते हैं इस कॉम्बिनेशन से ये भारत को मजबूर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए। जी सर। देखिए साहब, इन्होंने बहुत खून खराबा किया है, 80,000 भारतीय मार दिए हैं। अब समय आ गया है फॉर अस टू पे बैक, इफ नॉट इन द सेम कॉइन, एटलीस्ट इन अ मोर रिस्पेक्टेबल कॉइन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनरल जीडी बख्शी साहब। मैं इस वक्त जाऊंगा कमर चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मैं आपके पास जाऊंगा और आरजू काजमी ने बोला कि जो मैंने आपको फोन दिखाया था ये एक ही फोन है सर मेरे पास, तो ये वाला ये फोन दिखाया था, ये मैंने बोला कि मेरे पास इसमें बलोचियों के फोन नंबर हैं। सर मैंने तो नहीं बोला कि कौन से बलूचियों के फोन नंबर हैं, मैंने तो बोला मेंगल, मरी, बुख्ती। तो सर जिसका नाम मेंगल, मरी और बुख्ती होता है, क्या वो दहशतगर्द है? वो एक आम शहरी भी तो हो सकता है बलूचिस्तान का। इतना क्यों परेशान हो गए कि वहां पे हामिद मीर साहब अलग परेशान हो रहे हैं सर, फवाद हुसैन अलग परेशान हो रहे हैं और आपके सेनेटर लोग अलग परेशान हो रहे हैं, और सब लोग कह दिए साहब कि मेजर गौरव वारिया की वजह से। अरे मेजर गौरव वारिया तो टीवी पे एंकरिंग करता है साहब, इतनी सी औकात मेरी। पाकिस्तान ने बना दिया कि पता नहीं मेजर गौरव वारिया कौन सा यहां पे बैठा हुआ है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के कुछ प्लान कर रहा है। आप लोग कौन से शगुफे आप छोड़ते रहते हैं हवा में? देखिए मेजर साहब, आप बड़े हिट हैं पाकिस्तान में कल से, और हर टीवी चैनल ने ऑलमोस्ट आपकी खबर चलाई है। आपकी अहमियत तो जो जारी बात है, इंडिया में बैठ के एक रिटायर्ड मेजर अगर वो डीप स्टेट का बंदा है, और आपकी बात की अहमियत तब बढ़ जाती है जब कुलभूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा जाता है। अगर कुलभूषण यादव का नेटवर्क ना पकड़ा जाता होता और 2009 में जब यूसुफ रजा गिलानी ने शर्मुल शेख में जनाब मनमोहन सिंह वज़ीर-ए-आज़म इंडिया को डॉसियर ना दिया होता, जो आज भी इंडिया की फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे डॉसियर पड़ा हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट दोनों मुल्कों की पड़ी हुई है, तो शायद आपकी बात का वजन ना होता। आपकी बात का वजन हो गया जब मनमोहन सिंह साहब की सुबकी हुई 2009 में। उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा में और बहुत जगहों पे इस मसले को लेके जाता रहा, और फिर कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा और जिस तरह मामलात आगे चले, और फिर हमने देखा कि बहुत से सेपरेटिस्ट जो हैं वो बलूचिस्तान से लोग निकले हैं। वो जरूरी नहीं पाकिस्तान के सारे बलूची की जो है वो मुहिब वतन है, लेकिन जारी बात है हर जगह पे कहीं ना कहीं मूवमेंट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी अभी भी मूवमेंट चल रही हैं, तो पाकिस्तान में ये एक छोटा सा कुछ यंग बच्चे हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन आपकी बात का ताल्लुक इसलिए पाकिस्तान में है क्योंकि कुलभूषण यादव जो इंडिया का स्पाई है वो आज भी पाकिस्तान के पास है। जी अदरवाइज कभी भी आपका ना होता, और अगर शर्मुल शेख में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ना दिया होता तो बिल्कुल बिल्कुल। तो कमर चीमा साहब, आपने एक नाचीज एंकर को, और मैं एंकर भी नहीं हूं पूरा सर, मैं तो एनालिस्ट हूं, आपने एक नाचीज सो कॉल्ड एंकर को आपने शर्मल शेख और आपने डीप स्टेट, कुलभूषण यादव, पता नहीं कहां से जोड़ के ये पूरा वैभव, एक बात बताइए, पूरा पाकिस्तान अलिफ लैला की कहानियों में घूमता है। आप मुझे जानते हैं वैभव, मैं आपके घर आ चुका हूं, मेरे घर आ चुके हैं कितनी बार, यू नो मी वेरी वेल। जनरल जीडी बख्शी सर जानते हैं, सुशांत जी हैं वो जानते हैं। ये मसला क्या है इनका? शर्मल शेख, कुलभूषण यादव, मेजर गौरव वारिया, क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? देखिए, वो पूरा मुल्क ही अलिफ लैला की कहानियों पे बना हुआ है, और वो पूरी, उसको अगर हम रियासत मदीना के बजाय रियासत पुदीना कहते हैं तो ऐसे तो नहीं कहते। और दूसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि इनका ये कहना था कि कुलभूषण यादव को पकड़ने के बाद बलूचिस्तान का जो पूरा टेरर नेटवर्क था वो इन्होंने ब्रेक कर दिया है। वहां पे जो टेररिज्म के जितने भी नेटवर्क्स थे वो सारे के सारे उनकी कमर तोड़ दी गई। तो अगर इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया था, तो अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसका क्या इनके पास रीजन है? अगर कुलभूषण को पकड़ने के बाद भी जो ये कहते हैं कि कुलभूषण ही वहां पे मास्टरमाइंड था, और जो इंसर्जेंसी 1948 से चल रही है उसको कुलभूषण ही चला रहा था, तो आखिर उस इनका जो नैरेटिव था उस नैरेटिव का क्या हुआ? दूसरी चीज कि सन 1970 के बाद ही हिंदुस्तान ने
बांग्लादेश का मौसम बताना शुरू कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो पे, और बलूचिस्तान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक साल बाद क्या हुआ वो सबको पता है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के अलग हो गया। किसने तोड़ा हम सब जानते हैं, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी की वो ऐतिहासिक फोटो जो अभी 2 साल पहले ली गई थी, वो सबके सामने है। तो इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये रिस्पॉन्ड कैसे करे, क्योंकि फौज लड़ती तो है नहीं, लड़ता तो हाफिज सईद है, लड़ता तो जो है सैयद सलाउद्दीन है, बाजवा तो लड़ता नहीं, ना आसिफ गफूर लड़ता है। तो अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इनको ये चीज दिख रही है कि अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भारत के रडार पे आ चुका है, और उसका जो भविष्य है वो इनको धूमिल होता हुआ दिख रहा है कि पाकिस्तान फिर से एक बार टूटने के कगार पे हो। जिस तरह की दर्जे हरारत, जैसा डीडी बख्शी साहब कहते हैं, बलूचिस्तान में बढ़ी है, उसके बाद इनके पांव के नीचे की जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब ये भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कभी आपको बताएंगे कि आप वहां दहशतगर्दी करा रहे हैं, कभी हमें बताएंगे, कभी किसी और को बताएंगे। इनका क्या है, ये जो असली में आतंकवादी हैं उनको ये फिलैंथ्रोपिस्ट बताते हैं, और जो न्यूज एंकर्स है और जो जर्नलिस्ट है उनको ये टेररिस्ट बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका। और मैं जाता हूं इस वक्त फकर यूसुफजई साहब के साथ। फकर साहब, ऐसा है कि ये इतिहास गवाह है, अगर आप 1971 के न्यूज़पेपर पढ़ के देखें कि टेम्परेचर हमने ढाका का बताना शुरू कर दिया था 1970 के बाद। हिंदुस्तान पहले तापमान बताता है एक जगह का, उसकी ज्योग्राफी बदलने से पहले सबसे पहले हम टेम्परेचर बताते हैं। बहुत जरूरी है भाई, अगर हम अंदर जाएं वहां पे तो स्वेटर पहन के जाएं, ना जाएं सिर्फ कमीज पहन के जाएं। ये सब चीजें जरूरी होती हैं लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, पाकिस्तान में जिसको दहशतगर्द बोलना है आप बोल देते हैं, और जिसको आपने बोलना है कि फ्रीडम फाइटर है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी है, उसको आप वैसा बोल देते हैं। तो जो बलोच है उस पे आप झूठी तोहमत लगा के, झूठा इल्जाम लगा के कह देते हैं कि साहब ये तो दहशतगर्द है। और जो कश्मीर में मासूमों को मान रहे हैं वो आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, वो बन जाते हैं साहब फ्रीडम फाइटर। तो ये दोगला पर्सपेक्टिव क्यों है, आप ये बताइए यूसुफजई साहब, ये दोगला पर्सपेक्टिव क्यों है? दो बातें क्यों, आपके कॉल ऑफ फेल में फर्क क्यों है? गौरव, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आप लोगों ने, अगर मैं पिछले 1-2 सालों को देखूं तो आप लोगों ने बलूचिस्तान और कश्मीर को गड़मट करना शुरू किया, हालांकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अक्सर ये बात हम करते हैं, हमारे जितने भी पैनलिस्ट आते हैं वो ये बात करते हैं कि यार बलूचिस्तान की सिचुएशन अलग है, कश्मीर की सिचुएशन अलग है। आप फ्रीडम फाइटर्स कहते हो, बलूचिस्तान में जो लोग पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं आप उसको फ्रीडम फाइटर्स का नाम देते हो, लेकिन जिनकी एक इंडिजिनस मूवमेंट है कश्मीर के अंदर उनको आप टेररिस्ट कहते हो। और ये बात यही वावेला करते रहते हो कि भाई ये पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें भी, जिस तरह चीमा साहब ने भी बात की, कलभूषण या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। कलभूषण तो एक मेन बंदा था और बहुत सारे छोटे लोग पकड़े जाते हैं जो ये चीजें कर रहे होते हैं। तो आप लोग इसको मिक्स ना करें। दूसरी बात आप कह रहे हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर तो फिर बीबीसी और CNN तो मेरे ख्याल पूरे दुनिया का टेम्परेचर बता रहा होता है, मुंबई का भी बता रहा होता है, कराची और इस्लामाबाद का भी बता रहा होता है। तो वो क्या मतलब आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे? जो आप ये बता रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान टूट जाएगा, आजाद कश्मीर टूट जाएगा और बलूचिस्तान टूट जाएगा, आप लोगों के बिल्कुल ये ख्वाब है। आप लोग हर तरह से कोशिश भी करते हैं, वहां टेरर को सपोर्ट भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं, मतलब इंडियस के थ्रू आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट। और दूसरी बात, डायरेक्ट आप नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। हम आपको कहां पे चपेड़ मार सकते हैं और आप हमें कहां पे वार कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो केच में हुआ, जो 6 फौजी हमारे शहीद हुए, तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब ये हो गया तो ये बात खत्म हो गई? नहीं, आपकी बारी अगर आती है तो पाकिस्तान की बारी भी आती है, पाकिस्तान की एजेंसीज भी है, पाकिस्तान की फौज भी है, पाकिस्तान के लोग भी हैं, ये सारा कुछ है। आप भी अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना एक जंग लड़ रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ भी जो लोग मौजूद है वो भी एक जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर के साथ बिल्कुल इसको मिक्स ना करे। कश्मीर की एक ऐसी मूवमेंट है, ठीक है, आपके 70 साल बिल्कुल फकर यूसुफजई साहब, मैं आपका वक्त यहीं पे खत्म होता है। मैं जाता हूं सुशांत सरीन जी के पास, और उसके पहले मैं 2 बातें अपनी कहता चलूं यहाँ पे दस्तूरन, जैसे मैं कहता हूं।
आपने बोला कि CNN और BBC भी मौसम का हाल बताते हैं, जरूर बताते हैं साहब, लेकिन इंडिया मौसम का हाल उसी एरिया का बताता है जहां पे वो कब्जा करने वाला हो। वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कराची में क्या मौसम हो रहा है, और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि न्यूयॉर्क में क्या मौसम हो रहा है। हम लोग हाल वाल बताते नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जो कश्मीर में आप लोग कर रहे हैं उसका मैं पर्सनल विटनेस हूं। मैंने खुद देखा है, सरहद पार से आतंकियों को मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्व कर चुका हूं, और मैंने सरहद पार से पाकिस्तानी आतंकियों को आते देखा है अपनी आंखों से। ये आई हैव सीन दैट, क्योंकि उस समय फेंसिंग नहीं थी मेरे टाइम पे, फेंसिंग तो अभी हाल में हुई है। तो ये मैंने देखा है। तो कोई ये बोले कि साहब ये इंडिजिनस है या सिर्फ अंदर के लोग, कश्मीर के लोग कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ये स्टोरी मैं नहीं मानता। मैं जाता हूं सुशांत सरीन जी के पास। सर मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। पहली चीज तो काउंटर, जो ये लोग कह रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है और कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, ये फखर यूसुफजई साहब कह रहे हैं। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि TRF के बारे में, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक्चुअली लश्कर का एक फॉल्स फ्रंट है, इन्होंने सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म कर दी है। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो पैन इस्लामिक, पैन अरबिक नेम्स हैं, इनको हटा के एक और नाम द रेसिस्टेंस फ्रंट कश्मीर में डाला है, जिसकी वजह से फॉरेन मीडिया को यह लगे कि साहब ये किसी तरीके का एक किस्म का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। तो इन्होंने रीब्रांडिंग करी है प्रोडक्ट की। तो सर पहले तो आप काउंटर दें कश्मीर और बलूचिस्तान का, उसके बाद TRF का। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, सुशांत सरीन जी प्लीज कैरी ऑन। मेजर साहब देखिए, ऐसा है, जो ये पाकिस्तानी आपके गेस्ट कह रहे थे, मैं कल इन्होंने एक मिरर इमेज पेश की है, क्योंकि असलियत जो है वो बिल्कुल उसके उल्टी है जो इन्होंने कही। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो एक खुले तौर पर एक इस्लामिक टेररिज्म का एक एग्जाम्पल है। वहां पर जिस तरीके का कत्लेआम इन लोगों ने करवाया है पाकिस्तानियों ने, और जिस तरीके की तंजीमें इस्लामी कट्टरपंथ पे बेस्ड इन्होंने वहां पर फैलाई हैं, और जिनके ताने बाने ना सिर्फ पाकिस्तानियों से मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी गुटों से मिलते हैं, लेकिन तालिबान और अल-कायदा और इस तरीके की जो अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द तंजीमें उनके साथ भी मिलते हैं। तो उसको ये कहना कि ये एक फ्रीडम स्ट्रगल है, मैं दूसरी चीज है, जहां का मामला है, वो एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर इन्होंने जबरन कब्जा किया था 1947-48 में, और ये मेरे ख्याल इट्स अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, और उस पर कोई बहुत ज्यादा वाद विवाद करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरी चीज ये कि इनको जो इनके जो खतरे की घंटी कि अभी तक मौसम का जो हम हाल वो एक लिहाज से एक सिंबॉलिक जेस्चर है, लेकिन सिंबोलिज्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपने अपना क्लेम किसी चीज के ऊपर स्टेक करना हो। आप एक चीज को रिलेंटलेसली अगर आप मेंशन करते रहे हैं, और आप चाहे वो जैसे जनरल बख्शी साहब कह रहे थे कि मैप्स के ऊपर आप हर जो भी सिंबॉलिक आप चीज करते हैं उस पर अपना क्लेम जो है वो स्टेक करते रहें। अनलेस अगर ये नहीं करते तो ये माना जाता है कि आपने रिलिंक्विश कर दिया। तो मेरे ख्याल मैं तो भारत सरकार का ये जो कदम है इसका स्वागत करता हूं और पूरी तरीके से इसकी हिमायत करता हूं। अब जो आपने सवाल पूछा TRF का, देखिए ये पहली बारी नहीं हुआ कि इन्होंने इस टाइप का हथकंडा करने की कोशिश की। पाकिस्तान खुद तो एक तरीके का इस्लामिक स्टेट है, एंड आई यूज द वर्ड इस्लामिक स्टेट एडवाइजडली। इस्लामिक रिपब्लिक तो किसी भी तौर पे नहीं है, क्योंकि इनका कोई इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट तो होता नहीं है, सब सिलेक्टेड होते हैं। रिपब्लिक्स में नॉर्मली इलेक्टेड होते हैं, इनके यहाँ सिलेक्टेड होते हैं, और इनके जो इमरान खान है वो अपने तरह ही आप देख लीजिए, एक तरफ वो जादू टोना करता है, एक तरफ इस्लामिज्म की बात करते रहता है सारा टाइम। तो उससे ज्यादा तो कोई इस्लामोफासिस्ट कोई और हो नहीं सकता। लेकिन इस इस्लामिक स्टेट ने शुरू दिन से जो कोशिश इनकी रही है वो यही रही है कि कश्मीर में कभी वो इस्लामी कट्टरपंथ के नाम पर वहां पर आतंकवाद फैलाते हैं, और कभी जब उनको ये लगता है कि दुनिया भर में इसकी कोई बहुत ज्यादा पजीराई नहीं होगी तो फिर ये वापस उलट करके उसको एक बड़ा सेक्युलर नेशनलिस्टिक फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं। आप गौरव, आप शायद यू आर मच यंगर देन मी, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है कि एक जमाने में जब 1990 में इन्होंने आतंकवाद की जो करंट लहर है वो शुरू हुई,
तो JKLM, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को हमारे यहाँ पर एक जो तबका है जो पाकिस्तान की हिमायत भी करता है काफी, वो कहते थे बड़ा सेकुलर मूवमेंट है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बर्बरता से मारा, उनकी लड़कियों का रेप किया, उनको जो चेन सॉज होती हैं उस पे उनकी बॉडीज को काटा। बिल्कुल। केसेस ये हैं कि खून में लिपटा हुआ चावल जो है उस विधवा को खिलाया जिसके हस्बैंड को इन्होंने मारा। ये इस तरीके के जानवर थे। जानवर भी एक्चुअली इनसे बेहतर होते हैं, लेकिन उसको बड़ा सेक्युलर माना जाता था। यहाँ पर यही सेक्युलरिज्म जो है, ये रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पे ये एक नई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है, जिसके साफ तौर पर ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं लश्कर तैयबा के साथ, और एक दो और इस टाइप की तंजीमें ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल इसकी ज्यादा शेल्फ लाइफ होगी नहीं जी। एक तो ये जितने हैं इनको तो मारा जा रहा है, मतलब इनकी शेल्फ लाइफ किसी की एक दो दिन होती है, किसी की 3-4 साल हो जाती है, बहुत एक्सेप्शनल केस में नॉर्मली 3-4 महीने में इनको टपका दिया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक तो शेल्फ लाइफ नहीं है, दूसरा मेरे ख्याल ये चूरन बिकेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग इससे ऑलरेडी अवेयर हैं कि ये क्या कोशिश कर रहे हैं। जी सुशांत जी, चूरन ज्यादा देर बिकेगा, लेकिन पाकिस्तानियों की फितरत है, कोशिश करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशांत जी अपने कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं आरजू काज़मी साहिबा के पास। आरजू जी, एक बात बताइए, पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस हुए जब पुलवामा हुआ इंडिया में। मैं सोशल मीडिया में ज्यादा वक्त बिताता हूं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हुए, ये हो गया वो हो गया। खैर कोई बात नहीं, इर्रिस्पॉन्सिबल लोग दोनों तरफ होते हैं सरहद के, तो ऐसी बात नहीं कि हम लोग पूरी तरीके से दूध में धुले हैं। लेकिन जब आपके डीजी ISPR ये कहते हैं कि वेट, वी विल गिव यू अ सरप्राइज, उनका क्या मतलब है सरप्राइज से? सरप्राइज तो दिया नहीं। बाजवा साहब ने 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, लोगों को चूरन खिला दिया, बेवकूफ बना दिया पाकिस्तानी कौम को। अब जो एक्सटेंशन लेके भी वो सरप्राइज नहीं दे पाए। आप लोग सरप्राइज क्या, मतलब किस तरीके के सरप्राइज आप लोग देते हैं? यही कि अचानक लश्कर तैयबा का नाम आपने, एक विंग का नाम चेंज करके आपने द रेजिस्टेंस फ्रंट कर दिया, इंडिया सरप्राइज हो गया भाई, नाम बदल दिया आपने, नामकरण कर दिया आपने, ये हमारे लिए सरप्राइज है? या फिर आप और दहशतगर्द और आतंकवादी भेजने का आपका इरादा है इंडिया के अंदर? क्योंकि वही हो सकता है, अभी तक अगर पाकिस्तान आर्मी में दम होता तो कुछ एक्शन वो लोग करते। पाकिस्तानी आर्मी चुपचाप क्यों बैठी है? क्यों गरीबों को ट्रेन कर रही है, हाथ में हथियार दे रही है? जर्नैल के बेटे, बड़े बड़े जो मोटे मोटे आपके जर्नैल बैठे हैं रावलपिंडी में, कोर कमांडर्स और दुनिया भर के आपके जो DGMO, DGMI, पर्सपेक्टिव प्लानिंग वाले, इनके बेटे क्यों नहीं कश्मीर में आते लड़ने के लिए? मैं ये बात समझे, ये तो बुढ़े हो गए ना, बुजुर्ग हो गए, कोई बात नहीं, ये लोग नहीं लड़ सकते। ये अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलते कि बेटा जाओ तुम कश्मीर में जिहाद लड़ो, जाओ, ये नेक काम है, जाओ इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंको? ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? ये गरीब के बच्चों को क्यों भेजते हैं? आरजू काज़मी, 1.5 मिनट है आपके पास, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान ना तो टेररिज्म को सपोर्ट करता है और ना ही वो कोई टेररिस्ट भेज रहा है कश्मीर में। और जो सरप्राइज की बात हमारे एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन आरजू प्लीज प्लेस एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन। आरजू 1 मिनट, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। वैभव, जनरल GD बख्शी सर एंड सुशांत जी, प्लीज ज्वाइन मी in having a good hearty laugh। आरजू काज़मी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। सर, this deserves a clap from everybody sir and a good hearty laugh। come on वैभव, you can do it। थोड़ा सा इनको लास्ट वर्ड बिल्कुल चीयर अप करा जाए। जी आरजू, आगे बोलिए। सर मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ, पाकिस्तान कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। ये आप लोगों के एलिगेशन और आप लोग लगे रहे, सारी जिंदगी लगे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपके यहाँ से जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जैसे आपने अपना मोबाइल दिखाया था, मैं भी मोबाइल दिखा सकती हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी। मुझे लोग आपकी साइड के कश्मीर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मुझे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, ट्विटर पे किया जा रहा है, और लोगों ने मुझे वीडियोज भेजी है किस तरह से आप वहां पे लोगों को मार रहे हैं। तो ये चीज आपको पहले भारत को अपने आप को ठीक करना होगा, उससे पहले कि किसी और के ऊपर एलिगेशंस लगाए। पाकिस्तान जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, हम अपने कामों में लगे हैं, यहाँ पे कोरोना वायरस ये वो 200 चीजें हमारी अपनी जी आरजू, सही करना। ओके आरजू, भारत
बात जो है उससे आरजू, आगे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं हो रही, तो आरजू आप सुनिए, कर रहे हैं। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास, लेकिन उसके पहले ये बात बता दूं, आपने बोला कि लोग वीडियो भेज रहे हैं कश्मीर से कि उनको कैसे मार पड़ रही है। जो पाकिस्तान का झंडा उठाएगा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, उसको मार पड़ेगी। मैं इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खास तौर से लाइव टीवी पे बोल रहा हूं, आप जितना मारते हैं कम है, आप और मारिए, बेरहमी से मारिए, दबा के मारिए, ठोकते रहिए, एक्सीलेटर से पैर मत हटाइए। जनरल जीडी बख्शी साहब, सर एक बात बताएं मुझे, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जी मैं तो चाहता हूं, मैं खुला बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार सपोर्ट करे, लेकिन मेरी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। अनफॉर्चुनेटली करना चाहिए, हमें अपने बलोची भाई बहनों का सपोर्ट करना चाहिए। अब आप बताइए सर, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने बंदों के ऊपर वहां पे पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी कर रही है, क्या ये एक आर्मी को ऐसा करना चाहिए? जिस तरीके से फाइटर प्लेन उड़ाते हैं ये, जिस तरीके से ये लोग शेलिंग करते हैं हेवी आर्टिलरी से, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर, अकबर बुख्ती को हेलीकॉप्टर गनशिप से मारा था, इसके बारे में जरा बताइए सर। गौरव, बहुत सही चीज की तरफ आपने पॉइंट आउट किया है। ये है स्टेट टेररिज्म। पाकिस्तान की फौज हर किस्म का हथियार जो उसकी इन्वेंटरी में है अपने लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल करती है। उसने बलूचियों के खिलाफ तो टैंक्स, जेट फाइटर्स, बॉम्बर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, बुलडोजर्स लगा के घर पूरे डोज डाउन कर दिए हैं, और जो तशद्दुद इन्होंने वहां के लोगों को दिया है वो दुनिया जानती है। जो इन्होंने मुहाजिरों के खिलाफ किया है दुनिया जानती है। जो सिंधियों के खिलाफ किया है दुनिया जानती है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाओं का जेनोसाइड के करीब परवेज मुशर्रफ साहब ने पर्सनली कराया था एज ए ब्रिगेड कमांडर, और उसके बाद बड़ा अच्छा सीख गए हैं उनके शागिर्द। ये तो एक कांस्टेंट फीचर है स्टेट टेररिज्म का। लेकिन गौरव, एक बड़ा जरूरी सवाल उभर कर आया है आज, कश्मीर और बलूचिस्तान का कंपैरिजन। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, लाइक नेपाल, लाइक म्यांमार, लाइक श्रीलंका। इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जबरन फौज भेजकर, जिन्ना साहब पहले तो वकालत कर रहे थे खान ऑफ कलात की, और फिर जाके वो उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी, जबरदस्ती कब्जा किया है एक मुल्क पे, वहां के लोगों को तशद्दुद दे रहे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इन दिस रीजन। वहां के लोगों को जो तशद्दुद दी जा रही है, वी हैव ऑल द राइट टू एक्सप्रेस सिंपैथी एंड सपोर्ट। वही आपने किया, वही आप कर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, वही करना चाहिए, एब्सोल्युटली। वी कैन नॉट बट एक्सप्रेस सपोर्ट। जी, कमर चीमा मैं आपके पास आता हूं। ऑलवेज पार्ट ऑफ अस। बिल्कुल, वहां पे टेररिज्म की गई है, बिल्कुल रिलीजियस टेररिज्म। जी जी जी, कमर चीमा मैं आपके पास आ रहा हूं। ये रिलीजियस टेररिज्म आपने कश्मीर में क्यों फैलाई? आप एनालिस्ट भी हैं, आप बच्चों का पढ़ाते भी हैं पाकिस्तान में। आई एम नॉट श्योर कौन सा सब्जेक्ट, बट आप कुछ पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा बताया था लोगों ने। प्रोफाइल आपकी ऐसी है कि आप यू टीच पीपल, यू आर अ प्रोफेसर। आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं कमर चीमा साहब, मैं साफ दिल से बोल रहा हूँ। आप जानते हैं मैं आपको बचपन का साथी बोलता हूँ, तो दिस इज नॉट इन सरकाज़म, मैं दिल से बोल रहा हूँ। आप पढ़ाते हैं ना। एक बात बताइए, आप बच्चों को क्या बोलेंगे कि हमने दहशतगर्द भेजे हिंदुस्तान में? हमने 1947-48 में शाहिद अफरीदी के ग्रैंडफादर आए थे। शाहिद अफरीदी जो बूम बूम अफरीदी है, उसने ऑन रिकॉर्ड बोला यूट्यूब पे कि मेरे दादा जान मुजाहिदीन थे, गए थे कश्मीर में लड़ने के लिए, आजाद कराने के लिए। दादा जान तो उसके फेल हो गए। नाउ दूसरी चीज, 1965 आपने छमजोड़ियां, अखनूर, इन सब एरियाज पे टैंक चढ़ा दिया आपने। 71 आपने अटैक कर दिया। 99 कारगिल पे चढ़ गए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग सर? क्या कर रहे हैं आप? इसीलिए आपने बोला कि लड़ाई झगड़ा सारा का सारा हाफिज सईद को आउटसोर्स कर दो, क्योंकि हमारे पल्ले नहीं है कुछ। चीमा साहब 1.5 मिनट है आपके पास।
देखिए, मैं समझता हूँ एक ऐसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हों, आप उसको किसी एक सॉवरन लैंड के साथ नहीं मिला सकते। जिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जब भी कोई मुल्क एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है साउथ एशिया के ऊपर और इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर की बात होती है। आप पूरी दुनिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज उठा के देख लें, किसी भी मुल्क की उठा के देख लें, तो यही लफ्ज आता है। एक बात, कभी कहीं पे किसी और किसी इंडिया के और सॉवरन टेरिटरी का जिक्र आया, पाकिस्तान का उसके साथ मसला है नहीं, कश्मीर का आता है क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हाँ, वहां पे कश्मीर के अंदर सिविलियंस, एक इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहां पे जाकिर मूसा है जो है, उसके बाद रियाज नेको था, अभी उससे पहले बुरहान वानी है, ये इंडियन यूथ है। ये आपसे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आपने उनकी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है। आप उन्हें गोलियों से मारो, जैसे मारो, अब हम क्या कर सकते हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया है, आप उन्हें गोली मार देते हो, वो आप पत्थर मारते हैं, आप उन्हें गोला मार देते हो। मतलब आपने उनको, वो समझते हैं कि हमें भी वैसे इंसान समझा जाए। बिल्कुल कमर चीमा साहब, आपने बहुत बढ़िया बात करी। मैं आपको जबरदस्त 2 काउंटर देता हूं, उसके बाद मैं वैभव सिंह के पास जाऊंगा। पहली बात तो आपने बोली रियाज नाइकू कश्मीर का है, लोकल है, वो परेशान है कि जी आपने उसका एरिया घेर लिया। ठीक है, रियाज नाइकू का बॉस कौन है और वो कहां पे है? सिर्फ उसके बॉस का नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है, उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन बदल दिया था। सैयद सलाउद्दीन मुजफ्फराबाद में है। लश्कर तैयबा का जो कमांडर है उसका नाम हाफिज सईद है, उसका हेडक्वार्टर मुरीदके में है, वो लाहौर में रहता है, वो पाकिस्तानी पंजाबी है। जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर है सर, बहावलपुर का रहने वाला है आपका, पंजाब का, वो भी पंजाबी है, वो भी पाकिस्तानी है। तो सर जो प्यादे हैं, जो छोटे मोटे सिपाही हैं इस दहशतगर्दी की लड़ाई के, वो कश्मीर में हो सकते हैं कुछ, क्योंकि कुछ पाकिस्तान से भी आते हैं, लेकिन इनके जितने भी सरगना हैं, इनके जितने भी बॉस हैं, वो सारे के सारे या तो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहते हैं। दूसरी चीज, आपने इजराइल के बारे में आपने बोला कि साहब ये इसको यूएन रिकॉग्नाइज करता है, इस टेरिटरी को यूएन रिकॉग्नाइज इस डिस्प्यूट को करता है कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए आप यूएन की दुहाई अक्सर पाकिस्तानी देते हैं। एक बात बताइए, 1948 में इजराइल का स्टेट बना, 1948 में इजराइल बना, और इजराइल जब बना यूएन मैंडेट से बना, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्डर से बना, और डे 1 से पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस हेट्रेड एंड नथिंग एल्स, क्योंकि यहूदी दुश्मन है। आपको यह नहीं देखना कि उसने करा क्या नहीं करा। आप लोग बात करते हैं गोलान हाइट्स, सर सुनिए, ये पूरा जो मामला है ना गोलान हाइट्स का और ये बाकी गाजा स्ट्रिप का, ये मामला बाद का है सर। 1948 में जब बना, और हाल ही में 2 हफ्ते पहले उनका इंडिपेंडेंस डे हुआ, जिस दिन से बना इजराइल, आप लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं करा इजराइल को। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इससे वैभव मैं आपके पास जाना चाहता हूं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वैभव, हम कब्जा के खिलाफ हैं। वैभव सुनिए, आप लोग एक मिनट, आप किसी के खिलाफ नहीं हैं। आपने खुद कब्जा कर रखा है कश्मीर में, आप कब्जे के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? सुनिए वैभव, मैं आपको ये मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। अगर बलूचिस्तान का नाम आपने ले लिया तो अचानक आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक इकोसिस्टम है, इनके कुछ ट्विटर हैंडल्स, कुछ इनके फिल्म स्टार्स जिनको कोई नहीं जानता पाकिस्तान के बारे, इनके फिल्म स्टार्स हैं उनको कोई नहीं जानता, वो लोग, इनके स्पोर्ट्स पर्सन्स, इनके पॉलिटिशियंस, ये सब इनके सहाफी यानी जर्नलिस्ट्स, ये एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। वैभव 1.5 मिनट है, जरा कॉन्सेप्ट समझाइए हमें, ये क्यों ऐसे करते हैं? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पूरा इतना मामला इनका जो तैयार है। देखिए, आईएसपीआर नाम का इतना बड़ा ऑफिस खोल के रखा है, वहां पे एक मेजर जनरल को बैठा के रखा है, अरबों रुपए का सालाना बजट है। कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल, सीमेंट, गिट्टी, बालू तो ये बनाते ही थे, ये साथ में अब ये डेली सोप्स और सीरियल भी बनाते हैं, तो ये एक्टर्स वगैरह को ये बेनिफिट करते रहते हैं, इनकी जो फौज है अपने ये डेली सोप्स और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। और देखिए, बलूचिस्तान में इनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि बलूचिस्तान की जो हवा है वो तब्दील हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी कैजुअलिटीज वहां पे बहुत बढ़ी हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो इन्होंने एक पूरा ये इकोसिस्टम, और ये इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सरफराज बुख्ती जैसे जो इनके पपेट्स हैं, सबको पता है सरफराज बुख्ती जो है इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है। अब मैंने अगर ये बात कह दी कि सरफराज बुख्ती जो है वो एमआई का बंदा है, अख्तर मेंगल एमआई का बंदा है, तो क्या मैं ये बात बोलने से क्या मैं टेररिस्ट हो जाता हूँ?
भाई हम एनालिस्ट हैं, चीजों को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को सोर्स करना, ये हमारा काम है, हम वो चीज बता रहे हैं। और देखिए इनकी सेंसिटिविटी का दूसरा रीजन ये है कि बलूचिस्तान इनकी कैश का हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान बनाता क्या है? ये एक पेंसिल और पैरासीटामोल की टैबलेट तो बना नहीं पाते। अब इनको ये है कि जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे जो भी हो, वो सारे बलूचिस्तान में हैं। और चाइना को जो जमीनें ये बेच रहे हैं, बलोचों की जानें जो ये बेच रहे हैं, उसके बदले में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे हैं, तो इस वजह से इनकी सेंसिटिविटी है। बिकॉज इनके पंजाब के घरों में चूल्हा जलता है, वो भी सुई गैस की गैस से जलता है, जो कि बलूचिस्तान से आती है। जी बिल्कुल। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तानी पंजाबी जब इंटेलेक्चुअल बातें करने की कोशिश करता है तो कमर चीमा जैसा दिखता है, जो कि ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की रिजोल्यूशन है, हाफिज सईद को आतंकवादी, क्या यूनाइटेड नेशंस ने नहीं कहा? ओके, हम यहीं पे खत्म करते हैं। वैभव, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली दोस्तों, हमारे पास आज सिर्फ इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा भारत पाकिस्तान घमासान। अगले हफ्ते आता हूं मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको जय हिंद।